नमस्कार। आचार्य श्री मां प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास। बीए 3 की क्लास और इसमें टॉपिक है अपना हुमायूं। हुमायूं में भी यह क्लास द्वितीय है, क्लास सेकंड। क्लियर? इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, उनके प्रारंभिक जीवन, उसने किस प्रकार अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य को बंटवारा किया जो उसके लिए परेशानी का कारण बना, किस प्रकार उसने अपने राजकोष का दुरुपयोग किया जो उसके लिए परेशानी का कारण बना, और किस प्रकार उसके जो सगे संबंधी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, कैसे उन्होंने हुमायूं के लिए परेशानियां खड़ी की, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। हुमायूं ने इनके विरुद्ध किस प्रकार अभियान किए, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं, और हुमायूं में भी हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष। हुमायूं व शेर खां, जो आगे चलकर शेरशाह बनेगा, शेरशाह शासक बन जाएगा। तो हुमायूं शेर खां के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जिस समय हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष में व्यस्त था, उसी समय शेर खां ने बंगाल के शासक महमूद को परास्त कर दिया और संपूर्ण बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने हुमायूं जब गुजरात में बिजी था, यानी गुजरात में व्यस्त था, तो उस समय उसने महमूद को परास्त कर समूचे बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं को शेरशाह के इस कार्य के विषय में पता चला, क्योंकि चुनार के घेरे में शेर खां ने हुमायूं की दीनता स्वीकार की और इस समय वह बंगाल और बिहार का शासक बन गया, तो ये इस बात की सूचना जब हुमायूं को मिली तो हुमायूं बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हुमायूं को शेर खां के इस कार्य के विषय में पता चला तो 27 जुलाई 1537 को वह हिंदाल के साथ शेर खां पर आक्रमण करने के लिए चला, यानी हिंदाल को अपने साथ लिया और शेर खां पर आक्रमण करने के लिए चला। गुजरात से अब वह बिहार बंगाल की ओर शेर खां से सामना करने के लिए प्रस्थान किया। शेर खां को जब सूचना मिली तो वह अपने पुत्र कुतुब खां को चुनार के दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं मरकुंडा चला गया। यानी अब शेर खां को भी इस बात की सूचना मिल गई, तो वह भी सैन्य जो तैयारियां थी उसने पूर्ण कर ली और मरकुंडा आ गया। इसी समय शेर खां के दूसरे पुत्र खबास खां ने गोड़ पर अधिकार करके बंगाल के राजकोष पर अधिकार कर लिया, यानी उसने गोड़ पर अधिकार किया और बंगाल का जो राजकोष था उस पर अधिकार कर लिया। वह कोष को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। हुमायूं की सेना को अफगान ने वीरतापूर्वक सामना किया, यानी हुमायूं की सेना का अफगानों ने वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु 1538 में हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया, यानी जहां उसने अपने पुत्र को भेजा था वहां पर उसने अधिकार कर लिया चुनार पर। शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को भेजा था। तत्पश्चात हुमायूं बंगाल की ओर रवाना हुआ। राह में ही बंगाल के भूतपूर्व शासक महमूद शाह ने उसकी सहायता देने का आश्वासन किया, यानी महमूद शाह को शेर खां ने जब परास्त कर दिया था तो महमूद शाह हुमायूं के साथ हो गया। आश्वासन दिया। हुमायूं का सामना शेर खां के पुत्र जलाल खां ने तेलियागढ़ी में किया। वह 1 माह तक मुगल सेना को आगे न बढ़ने दिया, यानी शेरशाह के पुत्र ने उसको 1 महीना तक हुमायूं को रोके रखा। अंत में जलाल खां भागकर शेर खां के पास पहुंच गया
हुमायूं तेलियागढ़ पर अधिकार कर गोड़ तक पहुंच गया, विश्राम करने लगा। उसका लाभ उठाकर शेर खान ने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। क्लियर? हुमायूं गोड़ तक आ गया। गोड़ का राजकोष पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, अब वह गोड़ तक आ गया और आराम करने लगा। नेक्स्ट अगला है चौसा का युद्ध। इन दोनों के मध्य ही हुआ था चौसा का युद्ध। क्लियर? जिस समय हुमायूं गोड़ में आराम कर रहा था, उसके भाई हिंदाल ने विद्रोह कर दिया। यानी हुमायूं जिस समय आराम कर रहा था और हिंदाल को लेकर चला था हुमायूं, किंतु हिंदाल ने विद्रोह कर दिया। अतः हुमायूं को वापस लौटना पड़ा, किंतु रास्ते में मार्ग शेर खान ने अवरुद्ध कर रखा था। अब हुमायूं वापस लौटना चाह रहा था, किंतु रास्ते में शेर खान तैयार खड़ा था और हिंदाल भी उससे अलग हो चुका था। उस समय दोनों सेना आमने सामने 3 महीने तक पड़ी रही। 25 जून 1539 25 जून 1539 को, यानी चौसा का युद्ध 25 जून 1539, यानी गोड़ से हुमायूं वापस लौटना चाह रहा था अपनी राजधानी दिल्ली और आगरा जाना चाहता था, किंतु रास्ते में शेरशाह ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया और 3 महीने तक दोनों की सेना आमने सामने पड़ी रही। 25 जून 1539 को भारी वर्षा हुई, जिससे मुगल शिविर का स्थान नीचा होने के कारण कीचड़ हो गया। इसका लाभ उठाते हुए 26 जून को प्रातः ही शेर खान ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। यानी 26 जून को शेर खान ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया? क्योंकि 25 जून को बरसात हुई। शेरशाह की जहां सेना ऊपर थी, वही हुमायूं की सेना नीचे थी। पानी बहकर गया, मुगलों के शिविर में पहुंच गया। बारूद अब काम में नहीं लिया जा सकता और वहीं शेर खान ऊंचाई के स्थान पर था, इनके पानी बहकर नीचे चला गया। अतः शेर खान ने आक्रमण हुमायूं पर कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। वह हुमायूं युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वह नदी में कूद गया, गंगा नदी में, जहां निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की गंगा नदी से निकालकर जान बचाई। इस युद्ध के बाद विजय होने पर शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। यानी अब शेर खान शेरशाह हो गया। अब उसे शेर खान की बजाय शेरशाह कहा जाने लगा, क्योंकि उसने दिल्ली के बादशाह को परास्त कर दिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट, इस प्रकार हुमायूं ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई, किंतु जान बचाने पर भी उसे निजाम सक्का भिस्ती ने उसकी जान बचाई और चौसा के युद्ध में वह परास्त हो गया। शेर खान ने हुमायूं को समस्त शिविर लूट लिया, लेकिन शिविर का लगभग 4000 स्त्रियों को सुरक्षित हुमायूं के पास भिजवा दिया। चौसा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक, अमीर व शिविर की स्त्रियां मारी गई थी या डूबकर मर गई थी। इस विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, गोड़ में तैनात मुगल फौजी दस्तों को नष्ट कर दिया और उन पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने लखनऊ व कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेरशाह एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया। अब शेरशाह हुमायूं से अंतिम युद्ध करने हेतु बंगाल से रवाना हुआ। यानी अब चौसा युद्ध विजय करने के बाद वह हुमायूं से अंतिम युद्ध करने के लिए रवाना हुआ। क्लियर? अगला है डीलग्राम का युद्ध। चौसा युद्ध में भी जीत गया शेर खान और शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला है डीलग्राम का युद्ध। डीलग्राम का युद्ध। चौसा युद्ध में पराजित होकर हुमायूं भागकर आगरा आया और अपने भाइयों के खेमे में गया, जहां कामरान और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखें भर आई। इस समय हिंदाल भी आ गया, जिसे हुमायूं ने क्षमा कर दिया। इधर शेरशाह हुमायूं का पीछा करता हुआ 1540 ईस्वी में कन्नौज आ गया।
1540 कन्नौज आ गया। कामरान ने हुमायूं को कोई मदद नहीं दी, बल्कि बीमारी की दशा में भी लाहौर चला गया। यानी कामरान ने उसकी कोई मदद नहीं की और लौटकर काबुल चला गया, लाहौर चला गया। जब हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां का पुत्र कुतुब खां चंदेरी की ओर बढ़ रहा है, तब उसने अस्करी व हिंदाल को उसके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने कालपी नामक स्थान पर कुतुब खां को पराजित कर मार डाला। इस वजह से प्रोत्साहित होकर हुमायूं ने अप्रैल 1540 में कन्नौज के पास अपनी सेना का मोर्चा खड़ा कर दिया। दूसरी ओर शेरशाह ने भी किलेबंदी कर ली। दोनों सेनाएं एक महीने तक आमने सामने रही। मुगलों के पड़ाव वाली भूमि नीची थी, यानी जो गलती उसने चौसा के युद्ध में की वही उसने बीलग्राम कन्नौज के, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज के पास लड़ा गया था, वही गलती बीलग्राम के युद्ध में भी की। यहाँ पर भी पहुंचकर शेरशाह की सेना ऊपर, हुमायूं की सेना ढलान वाली नीचे वाले स्थान पर। यही गलती जो उसने चौसा के युद्ध में दोहराई की थी, वही उसने अगले युद्ध में भी दोहराई। मुगलों के पड़ाव वाली भूमि नीची थी, अतः शेरशाह ने पुनः वर्षा का इंतजार किया। मई 1540 में वर्षा प्रारंभ हो गई। 15 मई 1540 को 1540 को इतनी तेज वर्षा हुई कि मुगल शिविर में पानी भर गया। इस समय अफगानों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। अग्रणी अफगानों दल ने मुगल सेना के दाहिने पार्श्व पर धावा बोला और दाहिने पार्श्व के मुगल सैनिक मध्य भाग में घुस गए, जो हुमायूं के नेतृत्व में था। इनके आने से मध्य भाग में भगदड़ मच गई। इसी समय अफगान सेना ने घूमकर मुगलों को पीछे से घेर लिया। वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया। उनकी बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गई। अफगानों की भयंकर मारकाट से आतंकित होकर मुगल सैनिक भागने लगे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु नदी में कूद पड़े। इसी समय हजारों मुगल सैनिक डूबकर मर गए। हुमायूं किसी तरह नदी की तरफ आया और बड़ी कठिनाइयों से शमसुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार करके अपने प्राण बचाए। बीलग्राम का युद्ध मध्ययुगीन इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इस युद्ध के बाद शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आ गई। यानी जो पहले अफगानों से मुगलों ने सत्ता प्राप्त की थी, अब वह वापस अफगानों ने मुगलों से वह सत्ता प्राप्त कर ली थी। क्लियर? इस प्रकार इस युद्ध में पानीपत की कालिमा को धोकर उन्हें पुनः गौरव प्रदान किया। यानी जो पानीपत के युद्ध में अफगानों की जो पराजय हुई थी, इस युद्ध ने उस कालिमा को पोत दिया और अफगानों को वापस गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना वापस हुई और उस स्थापना करने वाले का नाम था शेर शाह। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना वापस भारत में कर दी। शेरशाह ने दिल्ली पर तख्त पर ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की जो बाद में मुगलों ने सुसंगठित शासन व्यवस्था की आधारशिला बनी। यानी शेरशाह शासक बनने के बाद उसने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जो मुगलों के लिए बहुत हितकारी उपयोगी सिद्ध हुई। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव हुमायूं के निष्कासन काल में पड़ी थी। यानी मुगल साम्राज्य की जो नींव है हुमायूं के निष्कासन काल में पड़ी थी, जो शेरशाह द्वारा रखी गई थी। इस युद्ध में मुगलों की कीर्ति धूल धूसरित हो गई। हुमायूं अगले 15 वर्षों तक दर दर ठोकर खाता रहा तथा उसकी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि एक साधारण आदमी भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। यानी वह दर दर भटकता रहा, एक साधारण व्यक्ति भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। हुमायूं का भारत से पलायन। अब हुमायूं चौसा और बीलग्राम युद्ध में परास्त होने के बाद भारत से चला गया, क्योंकि दिल्ली और आगरा पर अब किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। अब हुमायूं दर दर भटकता रहा। देखिए हुमायूं का पलायन, ये हुमायूं और शेरशाह, चौसा, बीलग्राम हो गया। क्लियर?
एक व्यक्ति एक गलती को वापस न दोहराए। क्लियर, गलती से गलती हो गई कोई बात नहीं, किंतु हुमायूं ने एक ही गलती को 2 बार दोहराई और भारत से उसके मुगल साम्राज्य के पांव खड़ गए। वही गलती थी जहां शेरशाह का जो सैनिक प्रबंध था वो ऊंचाई पर था, हुमायूं का व्यवस्थाएं सारी नीची थी। 2 बार ऐसी गलती हुई और दोनों बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। दोनों बार बरसात हो गई और उसके सैनिक डूब गए पानी में। क्लियर, हुमायूं का पलायन। हुमायूं 1540 में बीलग्राम युद्ध के बाद भारत से निष्कासित हो गया, चला गया और वह पलायन करने लगा। तो उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कन्नौज अथवा बीलग्राम के युद्ध में पराजित होकर हुमायूं आगरा आया, किंतु अफगानों ने उसका पीछा किया, अतः वह भागकर लाहौर चला गया। यहाँ उसके अपने भाइयों से मुलाकात हुई, लेकिन भाइयों ने उसे कोई मदद नहीं की। जिन भाइयों को हुमायूं ने साम्राज्य दिया था उन भाइयों ने भी हुमायूं की मदद नहीं की। इस समय शेरशाह भी पंजाब आ गया। हुमायूं ने शेरशाह के पास प्रस्ताव भेजा कि सरहिंद तक दोनों राज्य की सीमाएं निश्चित की जाए, लेकिन शेरशाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इसी बीच कामरान शेरशाह में गुप्त साठगांठ करने लगा, इसलिए हुमायूं भागकर कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। यानी शेरशाह उसके भाई जो कामरान, जो हुमायूं की मदद नहीं कर रहा था, उसे साठगांठ करने की बात कही थी कामरान और शेरशाह के मध्य कि हुमायूं से बदला लेंगे। अच्छा, हुमायूं को यह बात पता पड़ी तो वह कश्मीर चला गया, लेकिन कामरान ने कश्मीर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अतः हुमायूं भागकर सिंध की ओर चला गया। सिंध में हुमायूं ने बक्कर के दुर्ग का घेरा डाला, जो काफी समय तक चलता रहा, लेकिन इसके कोई परिणाम नहीं निकले। तब हुमायूं सेहवान की तरफ आया और हिंदाल के शिविर में ठहरा, हिंदाल के पास गया। इस शिविर में उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो को देखा और उससे निकाह करने की इच्छा प्रकट की, जो 14 वर्ष की थी। किससे? हमीदा बानो। इसकी आयु 14 वर्ष की थी और हुमायूं ने इससे निकाह करने की इच्छा प्रकट की। हिंदाल और स्वयं हमीदा बानो, जो उस समय केवल 14 वर्ष की थी, की इच्छा के विपरीत 29 अगस्त 1541 को निकाह हो गया। हुमायूं ने यहाँ कई दिन तक आनंद में बिताए। कुछ दिनों बाद उसने ठट्टा विजय करने का विचार किया, किंतु सिंध के शासक शाह हुसैन ने यादगार मिर्जा को अपनी ओर मिला लिया। अतः हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव के यहाँ जाने का विचार किया, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जाने का विचार किया। कहा जाता है कि हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव के यहाँ जाने का विचार किया, तो मालदेव ने हुमायूं को पत्र भेजकर शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। अतः हुमायूं मारवाड़ की ओर आया, किंतु उसी समय शेरशाह का दूत मालदेव को यह कहा कि वह हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह को सुपुर्द कर दे। उधर हुमायूं के दूत ने जब शेरशाह के दूत को देखा तो किसी षड्यंत्र का आभास हुआ। अतः वह पुनः हुमायूं सिंध की ओर लौट गया तथा सोढ़ी राजपूतों के एक छोटे से राज्य अमरकोट में ठहरा। यानी वह राजस्थान में आया था, किंतु शेरशाह के दूत को देखा और वह वापस लौट गया। इसी समय वह अमरकोट के सोढ़ी जो राजपूत थे उनके घर पर ठहरा। 15 अक्टूबर 1542 को यही हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। यानी जो अगला शासक बनेगा उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर हुआ था। यह हुमायूं कांधार की ओर रवाना हुआ। यहाँ अकबर को छोड़कर वह कांधार की ओर रवाना हुआ, लेकिन कामरान ने उसे रास्ता नहीं दिया। हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। यहाँ से हुमायूं तो भागने में सफल रहा, लेकिन 1 वर्षीय पुत्र को यहाँ पर छोड़ना पड़ा। हुमायूं यहाँ से भागकर फारस गया, जहाँ तहमास्प ने उनका स्वागत किया। यानी फारस के साथ तहमास्प ने उनका स्वागत किया। 1544 तक वह फारस में ही रहा। ये हो गए हुमायूं के पलायन
शेरशाह से संघर्ष। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हुमायूं की जो असफलता है उसके कारण। हुमायूं की असफलता के कारण। हुमायूं ने समय समय पर उचित अवसरों को खो दिया और वह भारत में चौसा और बीलग्राम युद्ध के पश्चात भागता रहा। 1540 में फारस में जाकर वह रुका 1544 तक। तो इसी समय अगर हम देखा जाए हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे कि इतना बड़ा साम्राज्य उसे जब मिला है उसका वह ठीक तरह से प्रबंध नहीं कर पाया, न ही उसकी कोई व्यवस्था कर पाया, बल्कि और युद्धों में परास्त हो गया और भारत से उसे अपने साम्राज्य को खोना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है उनका अध्ययन करेंगे। मुगल शासकों में सर्वाधिक कठोर ठोकरें हुमायूं को खानी पड़ी थी। यद्यपि उसे विरासत में असंगठित साम्राज्य रिक्त राजकोष मिला था जो किसी योग्यतम शासक को भी सफलता के द्वार पर पहुंचा सकते थे, लेकिन स्वयं हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं और तात्कालिक परिस्थितियां भी उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई, जो निम्न है। पहली, हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। हुमायूं व्यक्तिगत दुर्बलता। देखिए, यह सत्य है कि बाबर ने एक अस्त व्यस्त साम्राज्य छोड़ा था जिसके चारों ओर शत्रुओं ने सिर खड़ा कर दिया था, किंतु हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं ने भी स्थिति को और विषम बना दिया। यानी शत्रुओं से घिरे साम्राज्य को छोड़ा था, किंतु हुमायूं की व्यक्तिगत कमजोरियों ने भी उसे और अधिक बढ़ा दिया कि परेशानियां खत्म नहीं हो रही है और बल्कि बढ़ रही है। जिन विषम परिस्थितियों में हुमायूं ने गद्दी प्राप्त की थी उनमें उसे अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहिए था तथा अपने शत्रुओं से डटकर मोर्चा लेना चाहिए था, जबकि उसने मूर्खतावश अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। जब शत्रुओं से लोहा लेना था सभी भाइयों को मिलकर, तो उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और यानी अब लोहा लेने के लिए वह स्वयं ही बचा, भाइयों को साथ नहीं लिया। भाइयों को पहले साम्राज्य दे दिया, वो वैसे अलग हो गए और इस साम्राज्य विभाजन करके साम्राज्य को रही सही एकता को भी समाप्त कर दिया। वह कालिंजर के राजा को भी कूटनीति से अपने पक्ष में कर सकता था, लेकिन उसने कालिंजर का घेरा डालकर अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय शेरशाह से संदिग्ध कर ली और फिर विलासिता में डूब गया। शेरशाह जैसा कूटनीतिज्ञ हुमायूं की दुर्बलता को समझ गया। तत्परता से निर्णय लेकर कार्य करने की क्षमता न होने के कारण उसे चौसा युद्ध में पराजित होना पड़ा। जैसा कि एल्मफ्लिस्टन ने लिखा है, वह वीर अवश्य था, किंतु स्थिति की गंभीरता को समझने की क्षमता उसमें नहीं थी। वह वीर था, किंतु स्थिति की गंभीरता को समझने में वह समझदार नहीं था, क्षमता ही नहीं थी। यही कारण है जिसकी वजह से कन्नौज का युद्ध में पराजित होकर उसे दर की ठोकरें खानी पड़ी। अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण विजित गुजरात राज्य को भी खोना पड़ा। वस्तुतः व्यक्तिगत दुर्बलताओं के कारण वह जीवन भर ठोकर खाता रहा। यानी उसमें व्यक्तिगत दुर्बलताएं थी, निर्णय नहीं ले सकता था जल्दी से और भोग विलास में वह डूबा रहता था। यह उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता थी जो उसके साम्राज्य के लिए अहितकर हुई और स्वयं के लिए भी अहितकर हुई और उसे भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव बाबर ने रखी थी उसके पांव उखड़ गए और शेरशाह ने उसकी जगह अपनी जगह ले ली। अगली, हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष मिला था, जबकि अस्त व्यस्त साम्राज्य की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन हुमायूं ने धन संचय की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी ओर कभी भी उसने ध्यान नहीं दिया।
यद्यपि उसे कालिंदर के राजा से धन की हानि का पर्याप्त मुआवजा प्राप्त हुआ था तथा चंपानेर से गुजरात के बादशाहों का राजकोष मिला था, लेकिन वह अपने धन को बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद मनाने, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में खर्च करता रहा। वह अपने अनुयायियों को खिल्लत बांटने और दावतें देने को सदैव तत्पर रहता था। खिल्लत उपहार में दे दिया, दावतें दे दी तो पैसे खर्च करने लगा। वह अपने सदैव तत्पर था। उधर शत्रु द्वार खटखटा रहा होता था और हुमायूं दावतें खाने में व्यस्त रहता था, यानी शत्रु द्वार तक आ जाता था किंतु हुमायूं मौज मस्ती और दावतें खाने में व्यस्त था। हुमायूं की इस अव्ययता के कारण साम्राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई। तात्कालिक परिस्थितियों में उसे मितव्ययी होना चाहिए था, यानी पैसे को ध्यान से खर्च करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। अगला, भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता। भाइयों के प्रति उदारता। यह सत्य है कि बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति उदार रहने का निर्देश दिया था, लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि उसके प्रति वफादार नहीं है, भाई उसके प्रति वफादार नहीं है, तब भी उसने व्यवहार परिवर्तन करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद वह भाइयों के प्रति उदार बना रहा। परिणाम यह हुआ, हिसार, फिरोजा और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए और कामरान ने इन पर अधिकार कर लिया और हुमायूं को जिसे स्वीकार करना पड़ा। जब शेरशाह से युद्ध हो रहा था तब भी हिंदाल ने हुमायूं से विद्रोह कर दिया, फिर भी उसे माफ़ कर दिया। इस प्रकार वह अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारतापूर्ण व्यवहार करता था। अगला, राजपूतों का सहयोग न मिलना। राजपूतों का सहयोग न मिलना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गुजरात के शासक ने मेवाड़ पे जब आक्रमण किया था तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता की बात कही, किंतु हुमायूं ने उचित अवसर का लाभ नहीं उठाया और वह सदैव के लिए राजपूतों के सहयोग से वंचित हो गया। इस उचित कदम न उठाकर हुमायूं ने एक बहुत बड़े जो सहयोगी हो सकते थे राजपूत, उनको उसने सहयोगी न बनाया, जो हुमायूं की भूल थी, क्लियर, जो उसकी असफलता का कारण बनी। अगला, हुमायूं की विलासिता। हुमायूं अत्यधिक विलासिता करता था। उसका लालन पालन बड़े और लाड़ प्यार ने उसे विलासी बना दिया था। उसकी प्रबल शत्रु सिद्ध हुई। बाद में उसने आपको भोग विलास व आमोद प्रमोद में लिप्त कर लिया। चाहे शत्रु सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन उसने रंगरेलियां कभी नहीं छोड़ी। वह पूर्णतः उसने गुजरात के शासक को पूर्णतः परास्त नहीं किया। मांडू में उसने कई सप्ताह रंगरेलियों में व्यतीत किए। इसका परिणाम यह हुआ कि बहादुर शाह अपनी शक्ति संगठित करने में सफल रहा। शेर खां के बंगाल अभियान की उसे सूचना मिली, लेकिन आमोद प्रमोद में व्यस्त था। जब वह भारत से बाहर पलायन कर रहा तब भी उसने भोग विलास को नहीं छोड़ा और हमीदा बानो, जो 14 वर्ष की थी, उसके साथ निकाह किया। इस प्रकार अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा और जो उसकी कमजोरी सिद्ध हुई। अगला है शासन के प्रति उदासीनता। शासन के प्रति उदासीनता। यह सही है कि हुमायूं को विरासत में साम्राज्य मिला जो अस्त व्यस्त था। इस कारण बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला, इसका कारण था। लेकिन हुमायूं को तो पर्याप्त समय मिला था। यदि समय व योग्यता होती तो वह इन प्रशासनिक को वापस सुसंगठित करता, लेकिन उसने रंगरेलियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अतः प्रशासन की
और अन्य कोई ध्यान नहीं दिया। गुजरात को अधिकृत करने के बाद यदि वह वहाँ अच्छा प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर देता तो बहादुर शाह के अधिकारी इमादुल मुल्क को अहमदाबाद से मालगुजारी एकत्र करने का अवसर ही न मिलता और न ही गुजरात उसके अधिकार से जाता। साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश हुमायूं इस तथ्य को समझ नहीं सका, इसलिए वह दर ठोकरें खाने के लिए बाध्य हुआ। नेक्स्ट अगला है सफल नेतृत्व का अभाव। सफल नेतृत्व का अभाव। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा यह काल था जबकि साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नेतृत्व, आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य था, लेकिन हुमायूं में इन गुणों का अभाव था। हुमायूं को युद्ध नीति के प्रति कोई लगाव नहीं था। जहां तक संभव हो वह युद्ध को टालता रहता था। गद्दी पर बैठने से पूर्व उसने कभी कठिन परिस्थितियां नहीं देखी थी, क्योंकि उसके पिता थे, तो गद्दी पर बैठने से पहले उसने कभी कठिन परिस्थितियां देखी नहीं थी। अतः गद्दी पर बैठने के बाद वह कठिन परिस्थितियों से भागता रहा। अपने सैनिक अधिकारियों को वह कोई नियंत्रण नहीं रख पाया। फलस्वरूप उसके सैनिक अधिकारी उद्दंडी हो गए और उसे न तो सैन्य संगठन का ज्ञान था और न ही सैन्य संचालन का। जिस समय शेर खां गोड़ का घेरा डाले हुए था, उस समय हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डालना मूर्खता थी। यदि उस सैन्य संचालन एवं रणनीति का ज्ञान होता तो वह चुनार की बजाय सीधा गोड़ पर आक्रमण कर देता। चौसा और बीलग्राम के युद्ध के अवसर पर भी मुगल शिविर ऐसे स्थान पर लगाए जो काफ़ी नीचे थे। परिणाम स्वरूप वर्षा के आ जाने से मुगल शिविर में पानी भर गया और अधिकांश युद्ध सामग्री पानी में बह गई। जिस समय हुमायूं चौसा के मैदान में पहुंचा, उस समय से शेर खां की सेना थकी हुई आराम कर रही थी। उस समय हुमायूं ने अपने अधिकारियों से की सलाह की उपेक्षा की और शेरशाह पर आक्रमण नहीं किया। यानी सामने शेरशाह की सेना आराम कर रही थी, हुमायूं के अधिकारियों ने कहा आक्रमण कीजिए, किंतु हुमायूं ने कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप शेरशाह को पर्याप्त अवसर मिल गया। इस प्रकार हुमायूं को यह भी ज्ञान नहीं था कि शत्रु पर किस जगह किस प्रकार कैसे आक्रमण किया जाए। अगला है दृढ़ निश्चय का अभाव। दृढ़ निश्चय का अभाव। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किसी भी काम करने को एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हुमायूं ने तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कभी लेता भी नहीं था। चुनार के प्रथम घेरे के समय उसने शेर खां से संदिग्ध संधि की। 1538 में शेर खां से समझौता करने से कई माह खराब कर दिए। समझौता स्वीकार करने के बाद जब बंगाल के शासक ने हुमायूं व शेर खां को पराजित करने की प्रार्थना की, उसने शेर खां से ही वे समझौते को भंग कर दिया। फलस्वरूप अफगानों के सामने झूठा सिद्ध हुआ। हुमायूं की इस ढील मील नीति के कारण उसने सैनिकों को तो असंतुष्ट रहते ही थे, साथ ही उसके भाई उससे नाराज रहते थे। हुमायूं की इस नीति का लाभ उठाकर कामरान ने पंजाब पर अधिकार किया। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर जब लाहौर आया तो इस नीति से क्षुब्ध होकर हिंदाल सिंध की तरफ भाग गया। वस्तुतः उसी ढील मील नीति का परिणाम यह था कि अपना सर्वस्व खोकर दुर्दिन देखने पड़े। R.S. त्रिपाठी के अनुसार हुमायूं की असफलता के लिए उपयुक्त कारणों को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना था कि हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण दुर्भाग्य था, लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण उसकी मूर्खता और अदूरदर्शिता भी उतनी ही जिम्मेदार थी। युद्ध के समय वर्षा होना केवल हुमायूं का दुर्भाग्य कैसे मान सकते हैं? वर्षा तो दोनों के लिए समान थी। तो यह तो हुमायूं की अदूरदर्शिता थी कि प्रथम तो उसने अपने शिविर के लिए स्थान नीचा चुना, दूसरा युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही शेर खां पर आक्रमण नहीं करना, वो भी उसकी भूल थी। यदि वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत आक्रमण कर देता तो अपनी तोपों का प्रयोग का समय भी उसे मिल सकता था।
लेकिन मूर्खतावश उसने आक्रमण नहीं किया और शेरशाह भी वर्षा का इंतजार करता रहा। इस प्रकार कठिन परिस्थितियां एवं दुर्भाग्य का निर्माण तो उसने स्वयं ही किया था। क्लियर, यानी हुमायूं के लिए यह कहा जाता है कि ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, किंतु उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का रीज़न क्या है, वो खुद ही उसने खुद ने ही इन चीज़ों का निर्माण किया था, इस वजह से ये परेशानियां आई। क्लियर, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।